डीडी उर्दू पर। नाजरीन आदाब, मैं राशिद डीडी उर्दू पर आज की इस ख़ास एपिसोड में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, आज के इस ख़ास एपिसोड में हम गुफ्तगू करेंगे योगाचार्य रविंद्र मोहन के साथ, और आज का मौजू है विश्व योगा दिवस। किस तरह से भारत की योगा संस्कृति, योगा सनातन संस्कृति प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक रही, लेकिन किस तरह से 2014 के बाद, जब से दौरे हाजिर में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने, और इसके बाद 21 जून 2015 को जब से शुरुआत हुई योग दिवस की, तो पूरे विश्व ने, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने 21 जून को यौम योग के तौर पर तस्लीम किया और लगातार इस दिवस को योग दिवस के तौर पर मनाते आ रहे हैं। और इसका पूरा श्रेय जाता है दौरे हाजिर में भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी को। और न सिर्फ उनके अथक प्रयास, बल्कि योग अपने आप में क्या कुछ समेटे हुए हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ हैं आचार्य रविंद्र मोहन। खुसूसी बातचीत का सिलसिला उनके साथ शुरू करते हैं। तो जिस तरह से हमारे प्रोग्राम का मौजू है कि योग क्रांतिकारी रूप से कैसे पूरे विश्व पटल पर छा गया है वर्तमान समय के अंदर, लेकिन अगर प्राचीन इतिहास की तरफ भी हम रुख करें तो भारत का एक सनातन संस्कृति का यौगिक इतिहास है, जिसमें बौद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुज़्म की जो व्याख्या की गई है और जो उनकी आधारशिला है, वो कहीं ना कहीं योग सनातन संस्कृति के ऊपर रखी हुई हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, योग आचार्य डॉक्टर रविंद्र मोहन। उनसे इस पर विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। आचार्य जी, जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि भारत की जो सनातन यौगिक संस्कृति है, उसकी जड़ें कहाँ तक जाती हैं, और जो मैंने जैनिज़्म, बौद्धिज़्म, हिंदुज़्म का जिक्र किया है, क्या उपनिषद और वेदांत में भी योग सनातन संस्कृति की झलक मिलती है, और ये बात वहाँ तक जाती है जो आज विश्व पटल पर भारत योग विश्व गुरु के रूप में देख रहा है? आपने सही बात बताए। योग का प्रारंभ कहाँ से है और अभी किस प्रकार और कहाँ पर है, इसका सृष्टि क्या है, ये अनादि है, एक जीवन पद्धति है, ये दैनंदिन जीवन में था ही। लेकिन कुछ समय इसको सिर्फ एक धार्मिक अभ्यास के रूप में लिया गया था, लेकिन अभी समय आया है इसको हम एक सोशल रिलेवेंट साइंस कह सकते हैं, जो एक रिलेवेंट होता है हर स्थिति में, हर परिस्थिति में। जैसे कि बच्चे से पैदा होने से पहले इन द मदर ओम्स, गर्भ की अवस्था में सिखा सकते हैं, इससे लेकर के बाल्यावस्था में, फिर किशोर अवस्था में, यौवन में, और जब नौकरी करते हैं इसमें जो स्ट्रेस होता है इसको कैसे करेंगे, और इसके बाद फिर वृद्धावस्था में इसको उपयोग कर सकते हैं योग का। चिकित्सा में, अपने व्यक्तित्व का परिप्रकाश में, आपके साधना में, इसमें किसी प्रकार की परिस्थिति में इसको हम अपना सकते हैं। इसको हम चाहिए, क्या चाहिए हमको, एक सामाजिक परिवर्तन, एक व्यक्तित्व परिवर्तन के लिए व्यवहार हो सकता है योग का, लेकिन ठीक तरीके से हमको समझना है और इसी प्रकार की हमको क्या आवश्यक है इसका करना है। जैसे कि हम देखेंगे मॉडर्न मेडिकल साइंस में हमको किसी प्रकार की बीमारियां होता है, हम इसी प्रकार की दवाई लेते हैं। एक औषधि सब बीमारी के लिए काम नहीं करता है। इसी प्रकार की एक योगाभ्यास सभी के लिए नहीं होता है। हम किस लिए चाहते हैं, हमका आवश्यक क्या है, हम क्या परिवर्तन करना चाहते हैं हमसे, इसी प्रकार की इसको एक प्रोटोकॉल, एक मॉड्यूल बना सकते हैं और उसका अभ्यास कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे, भारत में बहुत सारे योग संस्था हैं इसके ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य जी ने ये इम्फेसिस किया कि किस तरह से योग को ज़रिया बनाकर आप मेडिकल साइंसेज में भी पहुँच सकते हैं, कई तरीके की एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं,
और योग से न सिर्फ आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज है, बल्कि साइंटिफिकली भी आप एक विशेष तरह का योग, एक विशेष तरीके की कोई अगर आपको बीमारी है उसमें लाभकारी साबित हो सकता है। इस पर हम और अधिक गहनता से बात करेंगे आचार्य जी, लेकिन शुरुआत मैंने जैसे की थी कि क्रांतिकारी रूप से योग पूरे विश्व में फिल वक्त दौरे हाजिर में जिस तरह से फैला है, उस पर मैं आपकी एक राय जानना चाहूँगा और थोड़ा सा इतिहास के झरोके में आपको लेकर चलूँगा। जिस तरह से 1893 में स्वामी विवेकानंद जब विश्व धर्म सम्मेलन अमेरिका में गए और उन्होंने संबोधित किया सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, और उसके बाद वहाँ की मीडिया ने जो भारत की एक तस्वीर पेश की पूरे विश्व के समक्ष, और उसी को अगर आज के इस दौर में हम कनेक्ट करें, दौरे हाजिर में हिंदुस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, तो 2014 के बाद का भारत योग को लेकर विशेष तौर पर, और उससे पहले का भारत कितना परिवर्तन देखते हैं और किस तरह से कनेक्ट करेंगे उस इम्पैक्ट को, स्वामी विवेकानंद का इम्पैक्ट और आज के इस दौरे हाजिर में श्री नरेंद्र मोदी जी का इम्पैक्ट। आप सही बात बताएं, जैसे कि नरेंद्र से नरेंद्र तक, एक नरेंद्र नाथ दत्त और नरेंद्र मोदी जी, तो ये भी कह सकते हैं कि ईस्ट से वेस्ट तक, ईस्ट से वेस्ट तक। नरेंद्र दत्त वेस्ट बंगाल में नरेंद्र नाथ दत्त विवेकानंद का जन्म, और हम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गुजरात में वेस्ट से, तो ईस्ट से वेस्ट तक। ये भी एक स्वामी जी का एक बहुत अच्छा कोटेशन है, द बेस्ट ऑफ द ईस्ट एंड द बेस्ट ऑफ द वेस्ट को हम इंटीग्रेटेड करना चाहिए। बेस्ट ऑफ द ईस्ट क्या है? हमारे जो परंपरा, हमारे मुनि ऋषियों का जो आविष्कार है, हजारों साल साधना में जो आविष्कार है, और एक विषय पर ये प्रतिष्ठित है, वैज्ञानिक प्रतिष्ठित है। इसको वेस्ट में इसको साइंटिफिक रिसर्च और अनुसंधान के रूप से उन्होंने किए। आज के युग के हिसाब से हम जो ईस्ट का, पूर्व का जो ज्ञान और पश्चिम का जो अनुसंधान, इनको मिला के एक समाज कल्याण के लिए ला सकते हैं। जैसे कि वो तो बात एक तरह से एक फॉर्मूला बन गया कि पूर्व का ज्ञान और पश्चिम का अनुसंधान इज इक्वल टू मानव कल्याण। और ये वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरा विश्व जूझ रहा है, कोई नहीं चाहता है युद्ध, कोई नहीं चाहता है, कोई अशांति नहीं चाहता है, सब लोग शांति चाहते हैं। हम क्यों है? कोई भी चीज़ हम लेते हैं शांति के लिए, तो आनंद के लिए तो लेते हैं। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि योग न सिर्फ एक शारीरिक पद्धति है, क्रिया है, एक साइंटिफिक मेथड है बीमारियों से लड़ने का, अपितु ये एक ऐसी क्रिया और प्रक्रिया है जिसके ज़रिए आप वासुदेव कुटुंबकम, जैसे कि आपने जिक्र किया, विश्व बंधुत्व, जो कि नारा दिया था श्री नरेंद्र दत्त यानी कि स्वामी विवेकानंद जी ने, तो आज श्री नरेंद्र मोदी इसको कहेंगे कि बहुत अच्छे अंदाज में, प्रभावी रूप से पूरे विश्व के समक्ष रख पाए हैं। जी, जो आप बोले 1893 में स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र नाथ दत्त, जो उस समय भारत पराधीन था, लेकिन जिस बुलंद आवाज़ पर उन्होंने अमेरिका में इसको बताए भारतीय परंपरा क्या है, और इसी प्रकार इस समय यहाँ के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इसी प्रकार की बुलंद आवाज़ में, क्योंकि उस समय नरेंद्र नाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद एक प्रैक्टिकल वेदांत कहते। वेदांत ऐसे एक चीज़ नहीं जो पढ़ना है, सिर्फ करना है, जीवन में उतारना है। इसी प्रकार की खुद अभ्यास करते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री भी इसको पूरे विश्व पटल में लाए हैं। ये हो सकता है इनके लिए जो अभ्यास खुद करते हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद का कोटेशन भी है, बी एंड मेक, बनो और बनाओ। और जब खुद बन नहीं सकते, बनाना बड़ा मुश्किल है। इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इसलिए स्वामी विवेकानंद, उसको भी हमको समझना चाहिए योग क्या है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद का अच्छा कोटेशन है, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन by controlling the nature internal and external. Do it by work, worship, philosophy, psychic control, anyone or all of them together and be free. स्वामी जी का कोटेशन ये था, each soul is potentially divine.
जो हर बीज के अंदर एक वृक्ष का संभावना है, इसी प्रकार हर व्यक्तित्व के अंदर एक देवत्व का परिप्रकाश है। जैसे कि हर बीज वृक्ष नहीं बन सकता है, क्योंकि उसको चाहिए मिट्टी चाहिए, हवा चाहिए, परिवेश चाहिए, और एक विशाल वृक्ष बन सकता है। इसी प्रकार हर व्यक्तित्व के अंदर हम इसी को योग प्रक्रिया करेंगे और इसको एनवायरनमेंट को हम ऐसे बनाएंगे जो कि एक व्यक्तित्व देवत्व के परिवर्तन हो सकता है। इसलिए कहते हैं क्या उपाय है, कंट्रोलिंग द नेचर इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दो प्रकार की, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल नेचर को परिवर्तन करो। कैसे करेंगे? स्वामी विवेकानंद बोल रहे हैं कंट्रोलिंग द नेचर इंटरनल एक्सटर्नल, डू इट, ऐसे करो बाय वर्क, कर्म योग में। काम के समय 24 आवर्स हम काम करते हैं, उस समय किस प्रकार की करना है, कर्म को कर्म योग में परिवर्तन करो बाय वर्क। वर्शिप, पूजा, जो भी पूजा पद्धति है, जिस पंथ जिस धर्म का जो भी पूजा पद्धति है उसको करो। वर्क, वर्शिप। फिलोसफी, पढ़ो। हमारे ज्ञान के अंदर को जानने के लिए हम दो प्रकार की पढ़ाई करते हैं, एक परा एक अपरा। एक जो हम पेट पालन के लिए, जीविका निर्वाह करने के लिए, परिवार पालन के लिए। दूसरा है हम कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, हमारा स्वरूप क्या है, वो जानना चाहिए। आजकल जितने प्रकार के विघ्न हो रहा है इसी की वजह से कि मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, बस मैं एक ही पद्धति देखता हूँ, मेरे को कैसे पेट पालना है। ये ऐसे नहीं है, जीवन नहीं चलेगा इसमें। तो इसीलिए इसको कहते हैं स्क्रिप्चर। हमारे जब ये लगभग 130 साल पुरानी कमोवेश बात मान लें, 130-31 साल पुरानी, क्योंकि 1893 की वो बात स्वामी विवेकानंद की। और आज का ये दौर हाजिर है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का जिक्र फिर करूंगा यहाँ पे, कि जैसे आपने कहा कि एक वो कद्दावर व्यक्तित्व था, परसोना था, और एक ये भी बड़े मजबूत तरीके से अपनी बात भी रखते हैं, और जिस कार्य को क्रियान्वित करने की ज़रूरत होती है उसको करवा कर ही दम लेते हैं। तो मानते हैं कि इनके व्यक्तित्व की भी वैसी ही एक भूमिका है जो उस वक्त पर स्वामी विवेकानंद की थी, विश्व पटल पर क्रांतिकारी रूप से यौगिक और योग संस्कृति को पूरे विश्व के समक्ष प्रभावी ढंग से रखने की। या जैसे कि पहले भले जब बी एंड मेक, जब हम बन नहीं सकते, बनाना मुश्किल है, हम जब ये ज्ञान नहीं जानते तो उसको कर नहीं सकते हैं। कर सकते कुछ समय के लिए एक्टिंग हो जाएगा। जैसे कि स्वामी विवेकानंद का जो गुरु है रामकृष्ण परमहंस की स्टोरी है। रामकृष्ण परमहंस के पास कोई एक माँ बेटे को लेके आए जो कि ज़्यादा मीठा खा रहे था, तो उसको बताया उसको मीठा इतना खा रहे, उसको स्वामी ठाकुर जी बताए कि इसे मीठा ना खाए। तो उन्होंने बोले ठीक है, उनको 1 सप्ताह के बाद लाओ। फिर 1 हफ्ता के बाद लाए बेटे को, फिर रामकृष्ण परमहंस जी ने बताया फिर 1 हफ्ता के बाद लाओ, और 15 दिन के बाद उनको गोद में लिए और बताया मीठा नहीं खाना है बेटा। तो माँ हैरान हो गई, क्योंकि यही बात तो पहले दिन बोल सकते थे, 15 दिन इसके लिए क्यों लिए। फिर पूछे ठाकुर जी को, और ठाकुर जी ने बताया तब मैं भी मीठा खा रहा था, जब मैंने ये 15 दिन में अभ्यास किया खुद, जब मुझे मीठा छोड़ना है मैंने छोड़ दिया, और जब बोला तब ये बेटा अभी छोड़ सकता है। तो इसीलिए हमको एक इन्फॉर्मेशन के ऊपर नहीं देखना है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन, ज्ञान जो है उसको हम विचलित कर देगा। तो इसीलिए ज्ञान को हमको इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्मेशन में करना जरूरी है, इसको अभ्यास में लाना चाहिए। और इसको क्या अभ्यास करना है ये हमको बहुत ज़रूरी जानना चाहिए, इसको समझना चाहिए। ये सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज के रूप में रखना नहीं चाहिए। ये प्रचार और प्रसार का एक माध्यम है, जैसा कि योगाचार्य रविंद्र मोहन ने यहाँ पर जिक्र किया कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो गुरु हो या फिर देश का शासक हो, अगर उसको किसी क्रिया को या प्रक्रिया को और किसी तरीके को पूरे विश्व और अपने देश के समक्ष स्थापित करना है तो पहले उसको भी उस तरह का खुद में बनना होगा। और भारतीय प्रधानमंत्री को सभी जानते हैं कि सुबह किस तरह से वो पहले योग से अपनी शुरुआत करते हैं, और जब योग दिवस होता है तो किस तरह से पब्लिकली अपनी जो एबिलिटीज़ हैं, उनकी स्ट्रेंथ है शरीर की, और जो शक्ति और जो ऊर्जा उनको मिलती है योग के ज़रिए, उसका भी वो बखूबी प्रदर्शन करते हैं। न सिर्फ देश के समक्ष बल्कि पूरे विश्व के अंदर जितने भी हाई कमीशंस हैं भारत सरकार के, उनको भी आदेश होता है, और हर देश के अंदर जहाँ जहाँ भारत के हाई कमीशंस हैं वहाँ पर योग दिवस के दिन एक बहुत बड़ा योग इवेंट भी आयोजित किया जाता है। तो ये भी एक बेहतर तरीका है पूरे विश्व, हर एक मुल्क के अंदर योग को स्थापित करने का। जी जी, जैसे कि हमारे हर विदेश में जो देश है, ICCR है, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन,
उसमें हमारे जो भिन्न भिन्न प्रकार की परंपरा हैं, जैसे कि नृत्य, भारतीय शास्त्रीय संगीत, और इसके साथ योग का भी एक प्रकार की प्रचार हो रहा है। जैसे कि अन्य देश जिस प्रकार के व्यवसाय कर रहे हैं और भिन्न प्रकार की उनका टेक्नोलॉजी को बेच रहे हैं, इसी प्रकार की हमारे भारत में हम एक विशेष प्रकार की दे रहे हैं सॉफ्ट पावर। हम परिवर्तन करना चाहते हैं, पूरे मानसिक परिवर्तन होना चाहिए। हम बनेंगे और सब बनेंगे तो पूरा एक खुशहाल बनेगा, पूरा एक देश इतना अच्छा बनेगा, पूरे समग्र जो मानव समाज जो भगवान का एक देन है, कैसे शांति सुख में रह सकते हैं, ये सिर्फ योग भी कर सकता यही है। विश्व बंधुत्व का संदेश है। अवश्य, और ये उद्देश्य है, इसको हम किसके ऊपर पावर नहीं करना, दबाव नहीं डालना। हम एक परिवर्तन करना चाहते हैं, मानसिक परिवर्तन, जो भी जिस देश में है अभ्यास करें और इसको फ़ायदा उठाएं हर स्तर में। बच्चों में आजकल कितने प्रकार टेक्नोलॉजी को लेकर के परेशान है। जैसे कि हमारे एक जो यूनिवर्सिटी है बेंगलोर में, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान, जैसे कि आप जिक्र के स्वामी विवेकानंद एंड अनुसंधान भी, तो इसके ऊपर हमें एक यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, योग के ऊपर विश्वविद्यालय है, और इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। इसको लेकर के हम बच्चों के ऊपर कर रहे हैं, जैसे योगा फॉर यंगर मैनेजमेंट, योगा फॉर इमोशन कल्चर, जैसे योगा फॉर आई पावर इम्प्रूवमेंट, योगा फॉर मेमोरी पावर इम्प्रूवमेंट, योगा फॉर IQ डेवलपमेंट। बच्चों में क्या क्या ला सकते हैं, जब बचपन में हम डाल देंगे ना, तो पूरा जीवन भर उसको लेके जाएगा। इसी प्रकार की 600 बेड का एक हॉस्पिटल है, जहाँ पर उन्होंने हम योग चिकित्सा दे रहे हैं। बच्चों को योग के ऊपर BSc, MSc, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, PhD तक कोर्स भी करा रहे हैं। इसे नहीं, बहुत सारे योगा संस्था है, जैसे कि इंडियन योगा एसोसिएशन IY। तो आचार्य जी, मुझे लगता है कि जो आपने यहाँ पर बात रखी है कि तन, मन और जहन, इन तीनों का ही जो इलाज है, यानी तंदुरुस्ती का जो राज है, वो योग के अंदर मौजूद है। और यही शायद एक कारण है कि जो मेरा शुरुआत में प्रश्न था कि ऐसा क्या कारण रहा कि योग इतना क्रांतिकारी रूप से पिछले 10 वर्षों के अंदर पूरे विश्व पटल पर आ गया है। तो इस बात को आप महत्वपूर्ण मानते हैं कि एक इंटीग्रेटेड पॉसिबिलिटी है योग के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की? या आप बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं। जैसे कि आजकल का जो मॉडर्न मेडिसिन भी कहते हैं साइको, न्यूरो, इम्यूनो, फिजियोलॉजी। जो कि साइको मीन्स मन, आपका फिजियोलॉजी जो है बॉडी, वो डिपेंड करता है आपको। जैसे कि कोरोना के समय पर हमने सभी लोग जो भी जानते नहीं और भी जानते हैं, इम्यूनिटी के ऊपर बहुत बात की है। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी कहीं एक जगह पर नहीं, कोई एक अंग में नहीं, पूरे शरीर में है। इसको फिजियोलॉजी को डिपेंड करता है इम्यूनिटी के ऊपर। इम्यूनिटी डिपेंड करता है हमारा नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम डिपेंड करता है किस प्रकार की सोच हम ले रहे हैं। इसीलिए चिकित्सा शास्त्र में इसको कहते हैं साइको, न्यूरो, इम्यूनो, फिजियोलॉजी। साइको, न्यूरो, इम्यूनो एंड फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी आप जो शरीर में उतारने के लिए इसको डिपेंड करते हैं इम्यूनिटी आपका कैसे है, रोग प्रतिरोधक शक्ति कैसा है। रोग प्रतिरोधक शक्ति डिपेंड करता है आपका न्यूरल नेटवर्क कैसा है, जब नर्वस सिस्टम कनेक्टेड ब्रेन से है किस प्रकार की है, वो जो कनेक्टेड है इसमें किस प्रकार की सोच आप सोच रहे हैं। तो सोचना हम कैसे हैं, हम दोनों प्रकार से कर सकते हैं। इसी एंड में कर सकते हैं, इसी एंड में भी कर सकते हैं। जब फिजियोलॉजी में आसन प्रैक्टिस करके कर सकते हैं, इसको कहते हैं राजयोग, योगासन, प्राणायाम। और साइकोलॉजी अच्छे पुस्तक पढ़ के, अच्छे ज्ञान आहरण करके इसको कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल चेंज करके, अच्छा गुड थॉट, अच्छा विचार लेकर के, और इसके माध्यम में हम जब योगाभ्यास करेंगे, योग का भिन्न प्रक्रिया को करेंगे, जैसे कि आसन, प्राणायाम, क्रिया, मुद्रा, बंध, इसको करेंगे तो हमको पूरा सुस्त रह सकते हैं। यहीं पे एक प्रश्न मुझे आता है, एक सवाल मेरे जहन में आता है। शुरुआत में मैंने जहाँ से शुरू किया था इस कार्यक्रम को, कि जो भारत की सनातन यौगिक संस्कृति है, जिसमें अगर विशेष तौर पर इन 3 धर्मों का जिक्र करें, बौद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुइज़्म, तो योग एक शारीरिक क्रिया के अलावा या चिकित्सीय
पद्धति के अलावा भी एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो कि आवश्यक है। इसका जिक्र आपने यहाँ पर किया है कि जिस तरह से जहन को आपको सही रखना है, आसनों का आपने जिक्र किया है। और ये 3 धर्म ही नहीं, अगर क्रिश्चियनिटी की भी बात करें या इस्लाम की भी बात करें, ऑफ द माइक मेरा आपसे जिक्र हो रहा था तो आपने कहा था कि आसन बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी आध्यात्मिक प्रक्रिया को उसके वास्तविक स्वरूप में प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे कि आप बताए बुद्धिज्म, जैनिज्म और योग का जो शुरू कैसे हुआ। सनातन का धर्म में जैसे कुछ शुरू कुछ नहीं है, सब अनादि है। तो इसका जो शुरुआत हुआ, सब लोग कहते हैं पतंजलि। हम पतंजलि का नाम बहुत प्रसिद्ध है। तो पतंजलि ऋषि इसको लिखे नहीं थे, वो कोडिफाई किए थे, वो कोडिफायर, वो उसको बनाए एक सब कि वो पहले उपलब्ध था। इसको ला करके 196 सूत्र में बांध के पतंजलि योग सूत्र बनाए। तो इसको एक सूत्र में बांधे 196 सूत्र को इकट्ठा करके पतंजलि योग सूत्र कहते हैं। तो ये राजयोग, अष्टांग योग में आता है। तो इसी प्रकार की एक भक्ति योग भी है, कर्मयोग भी है, ज्ञान योग भी है। इसको हम इंटीग्रेटेड कर सकते हैं और इंटीग्रेटेड करके हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। एक सुस्त शरीर रह सकता है, सुस्त मन भी मन बना सकते हैं और पूरे एक समाज, अच्छा समाज बन सकता है। यही एक ही उपाय है जिसको करके हम पूरे विश्व में एक शांति ला सकते हैं। और इसी को प्रयास था यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जो जून 21 को योग दिवस बनाने के लिए। और उन्होंने 2015 में हमारे जितने भी गुरु थे, भिन्न भिन्न इंस्टीट्यूट के थे, बहुत बड़े संस्था जो हैं, जो हमारे पतंजलि योगपीठ है और दूसरा जो है कैवल्य धाम है और बिहार स्कूल ऑफ योगा है और बहुत सारे योगा संस्थाएं हैं। आचार्य जी, मुझे यहाँ पर एक बात और मेरे जहन में आती है कि जैसे आपने जिक्र किया बिहार स्कूल ऑफ योगा का, बेंगलुरु में एक बहुत बड़ा केंद्र है, उड़ीसा में भी कुछ केंद्र हैं और बॉम्बे के अंदर भी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। लेकिन जैसे ही योगा की बात होती है, जब भारत का जिक्र होता है, हिंदुस्तान का जिक्र होता है, तो विदेशों में भी और भारतवर्ष में भी सभी लोग ऋषिकेश का ज़रूर जिक्र करते हैं। ये ऋषिकेश और योगा का क्या संबंध है और इसकी कितनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है वर्तमान समय के अंदर, दौरे हाजिर में, इस योग कल्चर को हिंदुस्तान में और अन्य ममालिक के अंदर, मुल्कों के अंदर उसको बहुत शोहरत दिलाने के लिए? ऋषिकेश अतीत में एक साधना का केंद्र था और वहाँ पर मुनि ऋषि ने रह करके करते थे। लेकिन हम अभी सिर्फ इसी मुनि ऋषि के अंदर केंद्रित नहीं किए, इसको बाहर लाए हैं और पूरे समाज के कल्याण कैसे हो सकता है उसको परिप्रकाश में लाए। तो इसलिए पूरा डिसेंट्रलाइज हो गया, हर प्लेस में इसका उपलब्ध है, हर जगह में, हर स्टेट में उपलब्ध है। ऋषिकेश सेंट्रलाइज लगता है, अगर भारत में योग की बात होती है तो ऋषिकेश ऐसा लगता है कि केंद्र है, वो केंद्र है ये। लेकिन था, लेकिन इसको सोच रहे हैं, अभी भी है, जो कभी भी एक प्लेस का महत्व रहता है। तो जैसे कि हम बताएंगे, जैसे कर्नाटक में एक श्रृंगेरी मठ है, तो वहाँ पर क्यों शंकराचार्य ने श्रृंगेरी मठ किए थे? क्योंकि श्रृंगी ऋषि ने साधना किए थे। उस जो प्लेस है उसका जो महत्व है, तो इसी को लेकर के वहाँ पर श्रृंगी ऋषि। इसी प्रकार के जो बहुत सारे लोग बहुत दिन तक तपस्या किए हैं, साधना किए हैं और वहाँ पर प्लेस का महत्व रहता है। तो कहीं जा कर के वहाँ पर अभ्यास करने से हमको सहज रूप से उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो योग एक शारीरिक क्रिया है ही और एक मेडिकल एलिमेंट भी उसके अंदर है। आपकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता वो आपको देता है। और इसके जिस तरह से जिक्र हुआ आचार्य जी के साथ, तो ऐसा लगता है कि जो मैंने शुरू में लाइन कही थी कि आपका तन, मन, जहन, और इसमें आपका धन भी जोड़ लिया जाए, तन, मन, जहन और धन, तो धन के भी कुछ, धन उपार्जन के भी तरीके आपको देता है। अगर इस दौर के अंदर देखा जा रहा है कि बहुत लोग योगा ट्रेनिंग कोर्सेज करते हैं और उसके बाद फिर उसको एक करियर के तौर पर, धन उपार्जन के तौर पर भी बहुत अच्छा एक विकल्प उनके समक्ष उपलब्ध रहता है। जी जी, आप बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं धन के भी आवश्यक है
क्योंकि इसलिए तो सनातन धर्म में धन को भी एक देवी मानते हैं, लक्ष्मी। इसका क्यों आवश्यक नहीं, बल्कि अच्छे तरीके से कमाएं और अच्छा से व्यवहार करें। जैसे कि मैं आपको पता होगा, अभी कुछ ही साल पहले आईटी एक प्रमुख भूमिका ले चुका है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन अभी कहते हैं, अभी जो समय आ रहे हैं इसको वाईटी कहते हैं, योग टेक्नोलॉजी। सो योग को शिक्षा क्षेत्र में इसको ला रहे, इसलिए हमारे बहुत सारे विश्वविद्यालय भारत में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और बहुत सारी योगा संस्थाएं इनको शिक्षा के रूप में दे रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट के रूप में, डिप्लोमा के रूप में योगा को सिखा दे रहे हैं। योगा एजुकेशन, योगा कॉन्शियसनेस, फिर योग चिकित्सा में योग एज थेरापी, इसको ले रहे हैं। दूसरे और मुल्कों में ये टर्म जो आपने यूज़ किया, आईटी वर्सेस वाईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और योग टेक्नोलॉजी, क्या ये टर्म दूसरे मुल्कों में भी इस्तेमाल किया जाता है? मैं देखा हूँ हमारे विश्वविद्यालय से बहुत सारे बच्चे जो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद विदेश में बहुत कमा रहे हैं, अच्छा धन कमा रहे हैं। मीन्स योगाभ्यास भी कर रहे हैं, स्वस्थ रख रहे हैं और पैसा भी, धन भी उपार्जन कर रहे हैं। तो आचार्य जी से अब तक के इस कन्वर्सेशन के बेसिस पर यह कहा जा सकता है कि भारत की जो सनातन योग संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार जिस तरह से क्रांतिकारी रूप में पूरे विश्व में अब तक हो चुका है, वो और अधिक संभावनाएं अपने अंदर रखता है। न सिर्फ उसके अंदर एक मेडिकल साइंसेस का एलिमेंट है, बल्कि एक स्पोर्ट्स का भी एलिमेंट है, और समाज को आपस में जोड़ने के लिए जो एक स्वामी विवेकानंद का जो नारा था, वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि विश्व बंधुत्व, उसकी भी अपार संभावनाएं वो अपने अंदर लिए हुए है। तो ऐसा लगता है कि यही बहुत सारे रीज़न हैं योग के अंदर जो इस क्रांतिकारी रूप में योग पूरे विश्व में अब तक फैल सका है। हाँ, और जैसे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री उसको इतने तक ले गए, तो अभी हमारी जिम्मेदारी होता है हम इसको आगे लेकर जाना है। हम जब इनके पीछे खड़ा हो जाएंगे, हम खुद एक नमूना बन जाएंगे, हम एक अच्छा से अभ्यास प्रैक्टिशनर बन जाएंगे और हम दिखा सकते हैं पूरे विश्व को जी ये एक माध्यम है, हम पूरा परिवर्तन ला सकते हैं। ये रियली हमारे एक कंट्रीब्यूशन रहेगा हमारे जो प्रधानमंत्री जी के साथ, जो हम इसको कैसे उनके साथ दे के आगे लेके जा सकते हैं। आचार्य जी, इस शानदार गुफ्तगू के लिए जो कि आपने योग दिवस के मद्देनज़र इतनी गहन और ज़बरदस्त बातें हमारे नाज़रीन के लिए यहाँ पर पेश की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप इस कार्यक्रम के अंदर आए, तशरीफ़ लेकर, उसके लिए आपका तहे दिल से हम एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। योगाचार्य रविंद्र मोहन से बातचीत का लबोलुआब ये है कि भारत की यौगिक सनातन संस्कृति महर्षि पतंजलि से लेकर नरेंद्र दत्त यानी कि स्वामी विवेकानंद तक आती है, और उसके बाद नरेंद्र मोदी तक आती है, जो कि दौरे हाजिर में भारत के वज़ीर आज़म हैं। और उनके अथक प्रयासों से 21 जून पूरी दुनिया के अंदर विश्व योगा दिवस के तौर पर बहुत मुस्तैदी के साथ तमाम ममालिक के अंदर मनाया जाता है। हम ऐसा उम्मीद और भरोसा रखते हैं कि आने वाला वक्त पूरी दुनिया के तमाम आवाम के लिए और भारत के आवाम के लिए बहुत ही तंदुरुस्ती भरा होगा, उनके जहन को लेकर, उनके बदन को लेकर, क्योंकि योग अपने आप में इस तरह की बहुत बड़ी शक्ति और ताकत रखता है। इसी के साथ मैं राशिद अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि आने वाले दिनों में योग दिवस को लेकर लगातार हमारी ये श्रृंखला यूं ही लगातार चलती रहेगी। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आदाब।